आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। जिक्र होगा उन बड़ी खबरों का जो आज सुर्खियां बनी। आज है 22 जनवरी 2025। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई सबसे बड़ी खबरों में आज आप देखेंगे वेस्ट बैंक के हालात, गजा में तबाही के बाद एक और तबाही की निशानियां, अमेरिका का एक ऐसा बयान जिससे इजराइल जमाना चाहेगा वेस्ट बैंक पर कब्जा। बात आज हमास की वार्निंग की भी करेंगे, तुर्की में शुरू हुई गिरफ्तारियों की भी करेंगे और बताएंगे आपको कि आखिर यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने 2 लाख फौजियों की डिमांड किससे और क्यों की, जबकि उन्हें ये फौजी जंग लड़ने के लिए भी नहीं चाहिए। तो चलिए करते हैं इस शो की शुरुआत। इजरायली फौज रेड कर रही है लगातार वेस्ट बैंक में और 10 फलस्तीनी अब तक जैनिन शहर में शहीद हो चुके हैं। हालात बेहद संगीन हैं। जैनिन पर हमला हुआ है। जैनिन के खिलाफ एक ऑपरेशन इजरायली फोर्स ने शुरू किया है। इजरायली फौज की एक बड़ी रेड में मकबूजा वेस्ट बैंक के जैनिन शहर में कम से कम 10 फलस्तीनी शहीद हुए हैं और 35 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, जबकि 25 डिटेन किए गए हैं। जैनिन के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं, जहां इजरायली ऑपरेशंस का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में दूसरी खबर यह है कि जैनिन में भी रफ्ता रफ्ता गजा जैसे हालात बनते हुए दिख रहे हैं। इजराइल ने जैनिन रिफ्यूजी कैंप में लोगों को जबरदस्ती निकालने का हुक्म जारी किया है। हालात संगीन हैं। इजरायली फौज का फोर्सफुल एविक्शन ऑर्डर अब मुसीबत बनता जा रहा है। जैनिन कैंप से लोगों के लिए निकलना आसान नहीं है। चारों तरफ इजराइल की फौज खड़ी है। जैनिन के मेयर मोहम्मद जर्रान ने यह बताया है कि इजरायली फौज ने जैनिन रिफ्यूजी कैंप के कई इलाकों से लोगों को जबरदस्ती निकालकर वादी बुरकीन भेज दिया है, जो शहर के मगरबी कोने पर है। वफा न्यूज एजेंसी फलस्तीन की एजेंसी है। इसके मुताबिक यह हुक्म महयूब स्ट्रीट, जबल अबू दाहिर और दूसरे इलाकों में दिया गया है। यह हुक्म लाउड स्पीकर्स के जरिए दिया गया है, जो लोगों पर ज्यादा प्रेशर डालने का एक तरीका है ताकि वो ये समझ लें कि हालात बद से बदतर होने वाले हैं और लाउड स्पीकर से निकलने वाले हुक्म को ना मानना उनके लिए कुछ भी बुरा हो सकने का सबब बन सकता है। याद कीजिए तो गजा में भी आईडीएफ के मिशन की शुरुआत ऐसे ही हुई थी। उधर वेस्ट बैंक के हेब्रोन शहर में भी इजराइल ने फलस्तीनियों के घरों पर बुलडोजर एक्शन शुरू कर दिया है। अब वेस्ट बैंक की इन सब खबरों को डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी सदर बनने से भी जोड़कर देख सकते हैं, क्योंकि अगली खबर में वेस्ट बैंक और ट्रंप को लिंक करने वाली एक मालूमात मैं आपको देने जा रहा हूं। इस अगली खबर को मैं टाइटल दूंगा यूएस यानी अमेरिका की सियासी चाल और इजराइल का कथित हक। ट्रंप हुकूमत की यूएन में सफीर यानी कि एम्बेसडर का बयान सुनिए, जो यह बताता है कि वेस्ट बैंक फलस्तीनियों का है ही नहीं और इसमें आड़ ली गई है बाइबल की, मुकद्दस बाइबल की। अमेरिका की नई यूएन एम्बेसडर नॉमिनी हैं। उन्होंने कहा है कि इजराइल का मकबूजा वेस्ट बैंक पर बाइबलिकल हक है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की नॉमिनी एलिसी स्टेफनिक ने अपने सीनेट कंफर्मेशन हियरिंग के दौरान कहा कि इजराइल का वेस्ट बैंक पर एक बाइबलिक हक है, यानी बाइबल के अकॉर्डिंग बाइबल में हक बताया हुआ है। ये इजराइल का मतलब यहूदियों का, यूं कहिए। ऐसे इजराइल तो तब था ही नहीं। स्टेफनिक ने कहा कि वो अपने ओहदे पर रहते हुए इजराइल के हक और हुकूक की हिफाजत करेंगी। ये यूएन में अमेरिका की एम्बेसडर कह रही हैं। यूएन में इजराइल के हक और हुकूक की हिफाजत करेगी। फलस्तीनियों के हक और उनकी जमीनों की चोरी पर वो कुछ नहीं बोली। दोस्तों, ये बयान न सिर्फ ऑक्युपाइड वेस्ट बैंक की पॉलिटिक्स पर असर डालेगा, बल्कि ग्लोबल डिप्लोमेसी में भी असरअंदाज हो सकता है। फलस्तीन के हक में काम करने वाले ग्रुप्स इसको एज अ प्रोवोकेटिव स्टांस देख सकते हैं, यानी कि उकसाने की कोशिश करने वाले कदम। ये बयान मकबूजा इलाकों के मसले पर एक नई इंटरनेशनल डिबेट को जन्म दे सकता है। मगर मेरा सवाल यह है कि अगर अमेरिका ही ऐसा कहेगा तो सोचिए वो फ्रेंच सेटलर्स क्या कुछ नहीं करेंगे, जो फिलहाल तो बस फिलिस्तीनियों की प्रॉपर्टी में आग लगा रहे हैं। बाइबल को आए 2000 साल हो चुके हैं और अमेरिका बाइबल के हिसाब से लोगों के हक बता रहा है। और जो लोग आज खुद को अमेरिकन कहते हैं वो तो बाहर से आकर बसे हैं। ऐसे में तो अमेरिका पर बस रेड इंडियंस और वहां की लोकल ट्राइब्स का हक होना चाहिए। क्या अमेरिका की यूएन में सफीर कभी इस बारे में सोचेंगी? अब हम बात करेंगे गजा की। सीजफायर हो चुका है, आप सबको पता है, 19 तारीख को। गजा में हालात खराब हैं। डिकम्पोज्ड बॉडीज की रिकवरी हो रही है।
सिविल डिफेंस स्टाफ के मुताबिक गजा की तबाह शुदा इमारतों के नीचे से 2 दिनों में 120 गली और सड़ी हुई लाशें निकाली गई हैं और इससे वहां के इंसानी हालात की शिद्दत का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। गजा और वेस्ट बैंक दोनों इलाकों में इंसानी हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। इंटरनेशनल बरादरी के लिए ज़रूरी है कि वो जल्द ही एक सॉलिड सॉल्यूशन और ह्यूमन रिलीफ प्लान पर काम करें ताकि गजा को फिर से खुशहाल किया जा सके और ये सब जो इधर उधर बिखरे हुए जिसमें उन्हें जल्द से जल्द समेट कर इज्जत के साथ दफनाया जा सके। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस ने उन रिपोर्ट्स को झुटला दिया है जो ये कह रही थी कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी गजा और इजिप्ट के बीच रफा क्रॉसिंग के फ़लस्तीनी हिस्सों को सुपरवाइज करेगी, यानी फ़लस्तीनी अथॉरिटी वहां का निज़ाम संभालेगी। पीएमओ ने कहा नहीं, कुछ नहीं, ये सब बकवास है। इसके बजाय पीएमओ ने कहा कि इजराइल की शिन बेत इंटेलिजेंस एजेंसी क्रॉसिंग को सुपरवाइज करेगी, शिन बेत करेगी गजा की क्रॉसिंग को। इसकी टेक्निकल मैनेजमेंट उन लोगों के या उन लोकल पैलेस्टीनियंस के जरिए की जाएगी जो शिन बेत के जरिए चुने गए हैं, ताकि ये कंफर्म किया जा सके कि उनका हमास से कोई ताल्लुक नहीं है। यानी इजराइल की जासूसी एजेंसी लोकल वो गजा के लोगों को चुनेगी कौन काम करेगा इस क्रॉसिंग पर, कौन नहीं। इस दौरान गजा के शहाब न्यूज़ एजेंसी ने हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के ऑफिशियल बासेम नईम का बयान छापा, जिनमें उन्होंने कहा कि रफा क्रॉसिंग को फ़लस्तीनी और यूरोपियंस मिलकर सनीचर से सुपरवाइज करेंगे, यानी वहां पर काम संभालेंगे। रफा क्रॉसिंग जो पहले एड के लिए एक ज़रूरी एंट्री पॉइंट थी, मई महीने से बंद है, जब इजरायली फोर्सेस ने इसे फ़लस्तीनियों के तरफ वाले इलाके पर जाकर कब्जा लिया था, सीज कर दिया था और ज़रूरी ह्यूमैनिटेरियन मदद को अंदर आने से मिस्र की तरफ से रोक दिया था। कुछ खबरें यहाँ से पढ़ लेते हैं। अलमायदीन की खबर है कि हर्जी हलेवी की जाने से आईडीएफ को झटका लगा है। हलेवी लीव्स बिहाइंड एन आर्मी इन अ डीप क्राइसिस। एक आर्मी जो बहुत ही मुश्किलात में थी, ऐसे मुश्किल वक्त में हर्जी हलेवी उसके चीफ ऑफ स्टाफ उसे छोड़कर जा रहे हैं। यह इजरायली मीडिया ने छापा है क्योंकि हर्जी हलेवी ने कल ही अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। मार्च 6 तक वो शायद ड्यूटी देंगे, उसके बाद अपने जो ओहदा है उससे वो हट जाएंगे। हालांकि इजराइल की जो नुकसान हुआ है फौज का वो बहुत बड़ा है, वो बहुत छुपाया गया है। कितना बाहर आता है और कितना छुपा रहता है ये वक्त बताएगा, लेकिन बाहर तो आएगा। फ़लस्तीनी रेजिस्टेंस मूवमेंट, हमास और फ़लस्तीनी इस्लामिक जिहाद दोनों ने इजराइल और आईडीएफ को सख्त वार्निंग दी है कि सीज फायर वायलेशन मत कीजिए, वरना इसके कॉन्सिक्वेंसेस, इसके नतीजे बहुत हार्ड होंगे, बहुत सख्त होंगे, मुश्किलों भरे होंगे। फ़लस्तीनी रेजिस्टेंस ने कहा है कि इजरायली वायलेशन बर्दाश्त न किया जाएगा। कल कुछ लोगों पर गोली चलाई गई और लगातार इजरायली ड्रोन गजा की हवाओं में है, गजा के आसमान में। ऐसा क्यों है? ये तो तय हुआ था, आप क्या कर रहे हैं, आप पीछे हटिए, ये सब कहा गया, वरना इसके नतीजे बेहद खराब होंगे। ये खबर यह है कि तुर्की में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लोगों में लगातार गुस्सा बढ़ रहा है, लेकिन गुस्सा किस वजह से और गिरफ्तारी किस वजह से? असल में आपको हमने कल से दिखाया, तुर्की के एक होटल में बहुत ख़तरनाक आग लगी थी। इसमें करीबन 350 लोग ठहरे हुए थे। 76 लोग इस आग में जलकर मारे गए। ये रिजॉर्ट था। यहाँ बताया गया है कि लोगों में इस बात से गुस्सा है कि यहाँ पर फायर अलार्म नहीं बजे, स्मोक अलार्म नहीं बजे, किसी भी किस्म का कोई अलार्म नहीं बजा जब तक पूरा होटल फूंक नहीं गया। जितने लोग भाग सके ज़्यादातर उन्होंने भागकर जान बचा ली, लेकिन बड़ी तादाद है, 76 लोग जलकर मर गए या दम घुटकर मर गए। इसकी वजह से अब उस होटल से जुड़े हुए फायर डिपार्टमेंट से या फिर जो लोग एनओसीज देते हैं उनसे जुड़े हुए 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, यूक्रेन के प्रेसिडेंट, वो बोल रहे हैं कि उन्हें 2 लाख पीस कीपर ट्रूप्स चाहिए, 2 लाख पीस शांति सेना जो अमन कायम कर सके। ये क्यों? जाहिर सी बात है, उन्होंने कहा कि यूक्रेनियन मिट्टी पर, यूक्रेनियन सॉइल पर 2 लाख फौजी चाहिए। यूरोपीय यूनियन से डिमांड की है कि अगर रूस के साथ हमारा सीज फायर को लेकर कोई समझौता होने की सूरत बनती है तो भी आगे ये बना रहे, इसके लिए हमें 2 लाख फौजी चाहिए। यानी ये यूरोप के फौजी यूक्रेन में लाना चाह रहे हैं, जिसके रूस हमेशा से खिलाफ रहा है। इन्हें ये डर है कि रूस कहीं अगर सीज फायर हो गया
تو اس کے بعد بھی ان پر حملہ نہ کر دے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کی بات کو مانا جاتا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 لاکھ فوجی کچھ نہیں ہوتے۔ آپ کہیں گے زیادہ ہے، میں کہتا ہوں کم ہے، بلکہ کچھ نہیں ہے۔ رشین ٹروپس لگاتار آگے بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے زاپادنوئے نام کی ایک کمیونٹی کو اور قبضایا ہے خارکوف ریجن میں، اور یہ بتایا ہے اس مشن میں 40 یوکرینی فوجی بھی مارے گئے ہیں۔ تو اس طریقے کی خبریں جتنی تھی وہ آپ کے سامنے رکھ دی۔ امید کرتے ہیں شو پسند آیا ہوگا۔ خوش رہیے، سلامت رہیے، دعا کرتے رہیے۔